तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि। तो आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम अन्नदाता में बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां, और इसके अलावा हम आपको बताते हैं क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जीर्णोद्धार के बाद आम के बागों में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। झरबेरा फूल की वैज्ञानिक खेती भाग 1। खरीफ फसलों हेतु जैविक खाद का प्रबंधन। नगदी फसल होने के कारण प्रदेश में हमारे किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है, तथा जो किसान पॉली हाउस के झरबेरा फूल की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखना होगा। तो कौन कौन से वे हैं महत्वपूर्ण कार्य, इसकी जानकारी लाए हैं अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। तो पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो, तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहां पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं।
जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबीरा की खेती रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। इसका रोपण बेड पर पंक्तियों में किया जाता है, जिसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 35 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 वर्ग मीटर में 6 से 7 पौधे रखना उत्तम रहता है तथा रोपण के समय ये ध्यान देना चाहिए कि जड़ की मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तथा पौधे का मुख्य भाग जमीन से ऊपर अथवा जमीन की सतह के बराबर में होना चाहिए। रोपण के बाद पॉली हाउस में 4 से 6 सप्ताह तक आर्द्रता 80% से लेकर 90% तक होनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। छिड़काव विधि से सिंचाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए, जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए, जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। कम से कम सिंचाई के लिए 12 घंटे के बाद उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे
तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। और ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्तान जुर्म। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम अन्नदाता में बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने अक्टूबर नवंबर महीने में पुराने आम के बाग का जीर्णोद्धार किया था, उन्हें चाहिए कि वर्तमान में उसमें कुछ प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी है। तो वे कौन कौन से प्रबंधन कार्य हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। इन बगीचों की जब हम जीर्णोद्धार की बात करें या इनकी कटाई छटाई की बात करें तो वो लगभग दिसंबर या जनवरी का माह कटाई छटाई का कार्य करते हैं। उसके बाद उसकी लगभग 2 से 3 माह बाद उन बगीचों में अभी इस वक्त नई कोपलें आ चुकी होंगी उन वृक्षों में। और चूँकि बगीचों में अगर हमारे खरपतवारों का बहुतायत में समस्या है तो हमें चाहिए कि अगर हमने निश्चित दूरी पे जो बगीचों की पौधों से पौधों की निश्चित दूरी अगर हमने अच्छी तरीके से रखी है तो निश्चित रूप से आप उसमें ट्रैक्टर के माध्यम से गहरी जुताई करवा देवें और उन खरपतवारों को और जो भूमि में ऊपर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती हैं कीट व्याधियों की, उनसे भी निजात मिल सकती है। इसके अलावा किसान भाई, जब हम 12 बजे जो दोपहर का टाइम होता है उस समय हम देखते हैं कि सूर्य की रोशनी बिल्कुल ऊपर सीधी होती है और उसके चारों तरफ वृक्ष की जो छाया बनती है, उस छाया के घेरे पर अगर हम गोला थाला बना के उसके अंदर लगभग आधा से 1 फीट की गहराई का गोल गड्ढा बना लेवे और उसमें 50 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौधे के हिसाब से प्रारंभ में डाल देते हैं और जब नई शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं तब 2.5 से 3 किलोग्राम नत्रजन प्रति पौध के हिसाब से प्रयोग की जाती है। और नई शाखाओं के अच्छी तरह विकसित हो जाने पर यदि सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दें तो उनका छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। और उनके विकास के समय जैसे सबसे पहली बात आती है पानी की सिंचाई की, तो हमें पानी की सिंचाई पूर्ण रूप से जो हमें आवश्यकता के अनुसार पौधों के विकास के लिए जो ज़रूरी है हमें पानी की सिंचाई करते रहना है। और पानी की सिंचाई चूँकि ग्रीष्मकाल है तो 15 से 20 दिनों के अंतराल में हम इन वृक्षों को अच्छी तरीके से थाला बनाकर पानी की सिंचाई कर सकते हैं। जीर्णोद्धार किए गए वृक्षों के तनों पर बहुत सी नई शाखाएं निकलती हैं जिनका विरलीकरण अवश्य कर दें, जिसमें 8 से 10 स्वस्थ शाखाओं को छोड़कर शेष सभी को जून व अगस्त माह में काट कर निकाल देना चाहिए। इसी के साथ साथ इन बगीचों में जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि जल निकास नलियां मिट्टी से भर जाती हैं। अतः इन नालियों की सफाई करके उचित ढाल की व्यवस्था करें जिससे वर्षा जल आसानी से बाहर निकल सके। निम्न गुणवत्ता वाले वृक्षों को शीर्ष ऊपर रोपण विधि द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले वृक्षों में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पुराने वृक्षों को काटकर उनमें आने वाली नई शाखाओं की छटाई करके तथा उन्नतशील वृक्षों की संकुल डालियों को उन कटी हुई नई शाखाओं में लगा देते हैं। जीर्ण उद्धार प्रक्रिया में देखा गया है कभी कभी वृक्ष तना भेदक कीट से ग्रसित हो जाते हैं। कीट द्वारा बनाए गए सुरंग में
लोहे का पतला तार डालकर कीट के लार्वे को बाहर निकालकर नष्ट कर देना चाहिए और छेद में केरोसिन या कीटनाशक दवा रुई को भिगाकर उस छेद के अंदर डाल देना चाहिए तथा बाद में उसे गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। उसमें जो मिलीबग की समस्या बहुतायत में आती है और ये मिलीबग जमीन के माध्यम से ही हमारे पौधों में चढ़ते हैं और इससे जो नई पत्तियां होती हैं उनके रस को चूसते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि जब भी हम खेत को तैयार कर रहे हैं उस दौरान खेत में हमारे जो आम के वृक्ष हैं उसमें बोर्डो का जो पेस्ट होता है उसको अच्छी तरीके से गोल घेरे पे पुताई कर देवे और पुताई करने के साथ साथ अगर आप जो ग्रीस होती है उसकी गोल एक लाइन आपके पूरे तना के चारों तरफ बना देवे तो जो मिलीबग चढ़ने की जो समस्या है वो पौधों में नहीं चढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि फल वृक्षों में कहीं कहीं पर मिलीबग की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपको जो इमिडाक्लोप्रिड जो हमारी रासायनिक दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2% मात्रा का घोल बनावे प्रति लीटर पानी में और उस घोल को अच्छी तरीके से उन भागों पर छिड़काव कर देवें तो आपको ये जो मिलीबग के जो समस्या है इससे पूर्ण रूप से आपको निजात मिलेगी और आपके फल बगीचों का अच्छा विकास हो पाएगा। इसमें एक ग्रीष्मकाल के समय एक एंथ्रेक्नोज जो रोग होता है उसकी बहुतायत में समस्या आती है और इसमें देखा गया है कि जो पत्तियां हैं वो किनारे से धीरे धीरे छोटे छोटे धब्बे बनना प्रारंभ हो जाते हैं और ये काले कलर के धब्बे धीरे धीरे पूरी पत्तियों को ही नष्ट कर देते हैं और कई बार बहुत अधिक प्रकोप देखा गया है और आर्थिक रूप से हानि होती है। पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके साथ ही साथ उद्यानों में पत्ती खाने वाले कीटों द्वारा बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए कीटनाशक दवा कार्बोरिल की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर समय समय पर छिड़काव करते रहें। किसान भाइयों, इस तरह से बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर जीर्णोद्धार किए गए आम उद्यान का प्रबंधन करते हैं तो 3 साल बाद पुनः इनसे अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। हमारे किसान भाई अच्छी उपज के कारण रासायनिक उर्वरकों प्रयोग आवश्यकताओं से ज्यादा करते हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। अतः मृदा की उर्वरा शक्ति एवं फसल की अच्छी उपज के लिए जैविक खादों का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। जैविक खाद मृदा उर्वरा एवं फसल की उपज में कैसे लाभकारी है, जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, आपकी इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास के द्वारा ऐसे खाद का निर्माण किया है जो मिट्टी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना उत्पादकता में आशातीत वृद्धि करते हैं। ये है जैव उर्वरक, जिसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। यदि हम भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं से आ रहे परिणामों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि भूमि में लगातार जीवांश पदार्थ की मात्रा घट रही है एवं असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से भूमि एवं जल की गुणवत्ता कम हो रही है। भारत जैसे विकासशील देश में फसलों हेतु नाइट्रोजन की बड़ी भारी मात्रा केवल रासायनिक उर्वरकों से पूरी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भूमि में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन का केवल 40-50% ही फसल उपयोग करती है तथा शेष 50-60% बेकार चली जाती है तथा प्रयोग किए जाने वाले फास्फोरस की भी 1/3 मात्रा पौधे को प्राप्त हो पाती है। किसान भाइयों, इस समस्या के समाधान हेतु यदि मृदा के स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उर्द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है।
आइए एक नजर डालते हैं इसके प्रयोग विधि पर। किसान भाइयों, 3 पैकेट या 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 से 12 किलोग्राम बीज उपचारित कर सकते हैं। 1 लीटर गर्म पानी में 150 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा करें तथा इसमें कल्चर पैकेट अच्छी तरह से मिलाएं। तैयार घोल को बीजों पर छिड़क कर हल्के से मिलाएं जब तक कि बीजों पर एक समान परत ना चढ़ जाए। उपचारित बीजों को साफ कागज या बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाते हैं, फिर उसकी बुवाई करते हैं। एज़ोटोबैक्टर, जो कि दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयोग में लाई जाती है। एज़ोस्पाइरिलम, ये खाद धान, मोटे अनाज जैसे गेहूं, मक्का तथा गन्ने की फसल हेतु विशेष उपयोगी है। आइए एक नजर डालते हैं जैव उर्वरक एज़ोटोबैक्टर एवं एज़ोस्पाइरिलम से होने वाले लाभ के बारे में। इसके प्रयोग से 10 से 12% तक पैदावार में वृद्धि होती है तथा फलों एवं दानों का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। इसके अलावा 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। इसके प्रयोग से अंकुरण शीघ्र और स्वस्थ होता है तथा जड़ों का विकास अधिक एवं शीघ्र होता है। नील हरित शैवाल, ये नम मिट्टी तथा स्थिर पानी में स्वतंत्र रूप में रहते हैं। इसके प्रयोग से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है एवं धान के उत्पादन में 19 से 20% तक की वृद्धि होती है। आइए बात करते हैं इसके प्रयोग विधि पर। धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद स्थिर पानी में 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सूखे जैव उर्वरक का प्रयोग करें। प्रयोग करने के पश्चात 4 से 5 दिन तक खेत में पानी लगातार भरा रहने दें। इसका प्रयोग कम से कम 3 वर्ष तक लगातार खेत में करें। ये ध्यान रखें कि धान में यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो शैवाल का प्रयोग 3-4 दिन बाद ही करें। पीएसबी कल्चर, इस खाद के प्रयोग से 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध फॉस्फेट की बचत की जा सकती है एवं फसल की पैदावार में 10 से 12% तक वृद्धि होती है। जड़ों का अच्छा विकास होता है एवं पौधा स्वस्थ बना रहता है। इनका प्रयोग राइजोबियम तथा एज़ोटोबैक्टर कल्चर की तरह ही कर सकते हैं। एलुजा फर्न, जो कि ठंडे मौसम में स्थिर पानी के ऊपर हरे रंग का तैरते हुए पाया जाता है। ये जलमग्न धान के खेतों में बुवाई के 1 सप्ताह बाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उगाया जा सकता है, जो 2 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रतिदिन की हरी खाद के रूप में भूमि में मिलाकर किया जा सकता है। इसके प्रयोग से धान में खरपतवार कम पनपते हैं तथा नाइट्रोजन के प्रयोग में 40 से 50 किलोग्राम तक बचत की जा सकती है। माइकोराइजा जैव उर्वरक है, जो कि अपनी जड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर पौधों को तुरंत उपलब्ध कराती है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश एवं कैल्शियम की उपलब्धता बढ़ती है। आइए अब जानते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। उसमें सर्वप्रथम जैव उर्वरक उपयोग से पूर्व धूप व गर्मी से दूर दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जैव उर्वरक से उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फसलों के अनुसार ही जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों को कीटनाशी व फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हो तो पहले बीज को कीटनाशी फिर फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने के बाद अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में प्रश्न पूछा है ग्राम राजलुगड़ी, जिला सोनीपत के भीम सिंह ने। आप दुधारू पशुओं में होने वाली अफरा की बीमारी के लक्षण और निवारण पर जानकारी चाहते हैं। किसान भाइयों को आज एक बीमारी है पशुओं की, अफरा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशु का पेट फूल जाता है
अपाच्य भोजन या ज्यादा भोजन करने से या सड़ा हुआ गला हुआ भोजन करने से पशु का पेट फूल जाता है। ये ज्यादातर गर्मियों में या ज्यादातर बरसातों में वो ज्यादा होती है। और पेट फूलने से क्या होता है कि पेट में भी एक नियमित स्पेसिफिक जगह है, उससे ज्यादा पेट नहीं बढ़ सकता। उसके कारण यदि पेट में बहुत ज्यादा जगह बनती है, दबाव बनता है हृदय पर, डायफ्राम पे बनता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसके कारण वो जानवर सांस नहीं ले पाता अंत में और वो मर जाता है। अतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफरा से बचने के लिए आपको खिलाने में ये ध्यान रखना चाहिए, हरा चारा पूरा ना खिलाएं एक साथ, कि हरा और सूखा चारा मिक्स करके खिलाएं, संतुलित तो उसमें रेशों में खिलाएं। हरा चारा 1/3 तो और सूखा चारा 2/3 मिला के खिलाएं। ध्यान रहे अनाज बिल्कुल एकदम अनाज ना खा पाए। आप पशुओं को देख रेख अच्छे से करें, कहीं छूट गया तो चने एक साथ खा लिए, या सड़ा गला खाना है जो बारात या कहीं इधर उधर शादी ब्याह पे प्रोग्राम में होता है वो आप ना खिलाएं, बिल्कुल ना खिलाएं। कि सड़ा खाना खाएगा तो गैस बनेगी और गैस से पेट फूलेगा और जानवर सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। ये आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपके पशु को अफरा हुआ है? तो मैं इसके आपको सामान्य जो लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो बताना चाहूंगा। उसमें सबसे ज्यादा जो अफरा का जो मुख्य लक्षण है वो है पेट का फूलना। पेट फूल जाता है, गैस भर जाती है, बाईं तरफ आप बजाओगे तो ढोल जैसी आवाज आएगी, है ना, तो इसको बोलते हैं अफरा। दूसरी बात, उसको सांस लेने में तकलीफ आएगी, सांस जोर जोर से एक गहरी सांसें लेगा एकदम। दूसरी बात, खड़ा होगा, कभी बैठेगा, कभी कभी वो पतला पर गोबर थोड़ी थोड़ी गोबर निकालेगा, फिर पेशाब करेगा, कभी गोबर थोड़ा थोड़ा निकलेगा और एकदम चित्त हो जाएगा, गिर जाएगा, पैर एकदम मतलब खड़े हो जाते हैं उसके। तो इस तरह से ये तकलीफ आती है, सांस लेने में दिक्कत, मुंह पर भी एकदम, नाक में भी एकदम गहरी गहरी सांसें लेने की आती है, कई बार लार भी टपका सकता है और यदि केस थोड़ा सा पुराना है तो बुखार की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह की ये मुख्य लक्षण आए तो आप समझना कि इसको अफरा है। यदि अफरा हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप सबसे अच्छा तो है कि चिकित्सक को बुलाएं। यदि आपके पास चिकित्सक नहीं है पास में तो सबसे पहले ये एक निडल देखें, है ना, और पेट को बाईं तरफ से जहां उसका एक त्रिकोणा एरिया होता है जहां फूला ज्यादा रहता है वहां से तुरंत एक निडल मार दें। निडल ऐसी जो बाजार में जो सिरिंज की होती है 16 गॉज की ऐसी लें जिससे गैस निकल सके, है ना, तो वो मारने तो वो उससे क्या है जो गैस पेट में बन रही है तो वो निकल जाएगी, तो एक कम से कम उसको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो दूसरी बात, अपने पास टर्पेंटाइन या तारपीन का तेल यदि पास में मिल जाए तो वो सिरिंज के सहारे आप डाल दें तो उससे गैस बनना कम हो जाता है। दूसरी, यदि आप घर पे हैं तो हींग, जीरा, अजवाइन, इसकी आप ओटी या काढ़ा बना के पिला सकते हो। यदि आप चिकित्सक को बुलाएं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इसकी बाजार में भी कई पाउडर उपलब्ध है, टिम्पोल करके आता है, टायरेल करके आता है, ये दवाइयां आप उसको लाके पिला सकते हो। यदि आप जो मैंने बताए हुए बिंदुओं पे आप ध्यान रखोगे तो निश्चित ही आप पशु हानि से बच पाओगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। झरबेरा फूल की वैज्ञानिक खेती भाग 2। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल और प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, annadata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का निवारण के लिए हमारा निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो है 180042540885 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए आप इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।